एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विद्युत जनित्र के सिद्धांत के बारे में, उसके संरचना के बारे में, उसके कार्यविधि के बारे में। तो सबसे पहले जानना ज़रूरी ये है कि विद्युत जनित्र होता क्या है। तो सबसे पहले ये जानिए कि विद्युत जनित्र होता क्या है। तो इसकी परिभाषा देखिए, एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करती है। यांत्रिक मतलब कोई भी चीज़ घूमने जैसा, जैसे पंखा घूमता है तो वो यांत्रिक ऊर्जा के रूप में वो कार्य कर रही है। और यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम विद्युत जनरेटर का होता है, यानी इलेक्ट्रिक जनरेटर का होता है, यानी विद्युत जनित्र। दूसरे सिंपल भाषा में देखें तो विद्युत को जनरेट करने वाला, विद्युत को जन्म देने वाला युक्ति ही विद्युत जनित्र होता है। अब आगे देखिए, इसके लिए यह प्रायः माइकल फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत का प्रयोग करती है। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव भी बन जाएंगे कि विद्युत जनित्र किसके सिद्धांत पे कार्य करती है, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे, जो कि माइकल फैराडे ने दिया था। इसके विपरीत आप विद्युत मोटर के बारे में जानते हैं कि आप उसमें करंट देते हैं तो उसके कारण मोटर चलने लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करती है। अब इसके बाद हम ये विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत जानेंगे। ये विद्युत जनित्र का परिभाषा था, ये अब सिद्धांत होगा। लेकिन उसके पहले हम आपको पहले बेसिक बता दें कि इस फिगर में आपको क्या जानना है। अब देखिए, ये चुंबक है, दो चुंबक के बीच आयताकार कुंडली ABCD रखी जाती है। अब ये ध्यान से देखिए, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र के बीच में ऐसा करना पड़ेगा तभी ऐसा संभव है। तो दो चुंबक रख देते हैं, एक तरफ उत्तरी ध्रुव, एक तरफ दक्षिणी ध्रुव। उसके बीच चुंबक जो आयताकार कुंडली को घुमाया जाता है। जब आप आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत आप जब घुमाएंगे, तब जाके उस आयताकार कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। अब इसके विद्युत धारा उत्पन्न होती है, जाहिर सी बात है ऐसे करके उत्पन्न हुई है। तो ये जो है उत्पन्न हो करके इस स्लिप रिंग में, यानी जो है सर्पी वलय में आती है। सर्पी वलय से कनेक्ट रहता है ब्रश B1 और B2 ब्रश। उसके बाद ब्रश के होते हुए धारा जो है बाहरी परिपथ में, यानी कह सकते हैं कि घर में अगर कोई चीज़ बल्ब लगाए हैं तो वो बल्ब जलने लगेगा इस तरीके से, या गैल्वेनोमीटर लगाए हैं तो गैल्वेनोमीटर में विक्षोभ पता कर देगा विद्युत धारा का कि विद्युत धारा आ चुकी है यहाँ पर। तो यही कुछ आप डिटेल्स यहाँ पर समझते हैं। तो चलिए आप यहाँ से उसके सिद्धांत को जानेंगे। इसके सिद्धांत को जानिए। इसका सिद्धांत है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना पर आधारित है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण ये होता है कि अगर कहीं पर भी अगर चुंबकीय क्षेत्र में कोई, अगर मान लीजिए कि ये चुंबकीय क्षेत्र इसके बीच में है, इसमें अगर कोई चालक अगर घुमाइएगा, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत अगर घुमाइएगा, तो इसमें जो विद्युत उत्पन्न हो जाती है, यानी चुंबकीय क्षेत्र के कारण विद्युत उत्पन्न होना, यही है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत। तो यही चीज़ इसमें जानना है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना पर आधारित है, जिसके आधार पर जब किसी आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत घुमाया जाता है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अगर मान लीजिए कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ है, अगर ये आप जानते हैं, तो इसमें अगर लंबवत अगर कोई भी चीज़ को घुमाएंगे तो उसमें क्या होगा कि उसके चुंबकीय क्षेत्र रेखा द्वारा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा के द्वारा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। यानी कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र के रेखाएं को कट करेगी ये चालक जो है, ये कट तो करेगा ही, ये क्षेत्र रेखा को, बहुत सारा क्षेत्र रेखा को ये परिवर्तन कर देगी, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आ जाएगा। तो यही चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन होता है, जिसके कारण उस कुंडली में, जो कुंडली उसमें घूम रहा होता है, उसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। यही विद्युत जनित्र का सिद्धांत है। अब आगे देखिए, इस प्रकार यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने का कार्य विद्युत जनित्र का होता है, ये भी आप जानते हैं। ये सिद्धांत आपको अच्छे से लिख कर देना है। तो ध्यान से देखिए, पहले विद्युत जनित्र की परिभाषा, उसके बाद उसके मूल सिद्धांत, उसके बाद इसके संरचना के बारे में आप बताएंगे। संरचना में सबसे पहला नंबर आता है क्षेत्र चुंबक का। जैसे आप ये देखिए, ये क्षेत्र चुंबक जो है, सबसे पहले आप ये क्षेत्र चुंबक के बारे में बतलाइएगा कि एक दो क्षेत्र चुंबक के बीच में हम आयताकार कुंडली यहाँ पे रखते हैं। तो ये क्षेत्र चुंबक हो गया। एक नंबर में इसकी आप डिटेल्स बताइएगा। दो नंबर में आर्मेचर। आर्मेचर क्या होता है? आयताकार कुंडली, नर्म लोहा का कुंडली, यानी नर्म लोहा का रॉड आयताकार रूप में यहाँ पे रखा जाता है, जिसमें बहुत सारे तांबा का तार उसमें लपेटा जाता है। तो ये आर्मेचर हो गया। तीसरे नंबर में आप बताइएगा ब्रश B1 B2 के बारे में। चौथे नंबर में आप सर्पी वलय के बारे में बता सकते हैं। तो चार चीज़ों के बारे में आप संरचना में डिटेल्स बताइएगा। तो इस प्रकार आप जल्दी इसको डिस्कस करते हैं। क्षेत्र चुंबक के बारे में, यानी दो
चुंबक के बीच में जो आयताकार कुंडली रखते हैं तो वही क्षेत्र चुंबक। यह एक शक्तिशाली अस्थायी चुंबक होता है। इसका कार्य शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना अर्थात चुंबकीय क्षेत्र को क्रिएट करना जिसमें कुंडली घूमती है। इसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं नॉर्थ से साउथ की ओर होती है, नॉर्थ पोल से यानी उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है। अब आगे आर्मेचर क्या होता है। आर्मेचर इसमें एक आयताकार कुंडली ABCD होती है जैसा कि हमने अभी बताया फिगर में, जिसमें नर्म या कच्चा लोहे पर तांबा का तार को बड़ी संख्या में लपेट दिया जाता है। तो आपने ये जाना जिसे आर्मेचर कहते हैं। इसे एक दूरी पर लगाया जाता है, इसे एक यहाँ धुरी होगा, एक धुरी पर लगाया जाता है जिसे क्षेत्र चुंबक के उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव के बीच में तेजी से घुमाया जाता है। यानी ओवरऑल ये कह सकते हैं कि इस आर्मेचर को उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच में तेजी से घुमाया जाता है। वो घुमाया जाता है बाहरी कारणों से, या तो आप अपने हाथ से घुमा सकते हैं या फिर किसी कारणवश आप उसको घुमाइए। अब तीसरा है सर्पी वलय, अर्थात ये सर्पी वलय क्या होता है कि कुंडली के दोनों सिरे धातु के दोनों छल्ले S1 S2 से जुड़े रहते हैं, आर्मेचर के साथ घूमते हैं, इसको सर्पी वलय कहते हैं। अब इस तरह से आपने क्या देखा कि ये सर्पी वलय जो होता है कुंडली के दोनों सिरों से जुड़ा हुआ रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुंडली के दोनों सिरों से देखिए ये सर्पी वलय जुड़ा हुआ है। ध्यान रखिए सर्पी वलय दोनों थोड़ा दूरी पर रहते हैं, टच नहीं करते हैं, तो कह सकते हैं कि कुंडली के जो दोनों सिरे होते हैं उससे दोनों ये सर्पी वलय जुड़े हुए रहते हैं। अब आगे आता है नंबर ब्रश का B1, यानी एक पहला सर्पी वलय से B1 जुड़ा हुआ रहेगा, यानी रिंग 1 कह सकते हैं। रिंग 1 से B1 जुड़ा रहेगा, रिंग 2 से B2 जुड़ा हुआ रहेगा। ये ब्रश का काम ये है कि जो धारा उत्पन्न हुई है तो ब्रश उसको ग्रहण करेगा धारा को कि बाहर भेज सकें। और ये जो ब्रश है इस रिंग में सिर्फ स्पर्श करता है, तो इसलिए कह सकते हैं कि जितना भी ब्रश है वो ब्रश केवल सर्पी वलय में स्पर्श करता है ताकि उसमें जो विद्युत धारा आती है उस विद्युत धारा को बाहर की ओर भेज सके। तो आगे यही हम सीखेंगे इसमें ये सर्पी वलय का क्या है। यहाँ पे सर्पी वलय आप देख सकते हैं कुंडली के दोनों सिरों धातु के दो छल्ले S1 S2 से जुड़े रहते हैं और यही S1 S2 को हम R1 R2 कह सकते हैं, रिंग 1 रिंग 2 कह सकते हैं। आर्मेचर के साथ साथ घूमते हैं ये, यानी जो ये सर्पी वलय है आर्मेचर जैसे जैसे घूमेगा वैसे वैसे ये सर्पी वलय भी उसके साथ घूमता है, इनको सर्पी वलय कहते हैं। ब्रश आपने अभी आपको बताया कि सर्पी वलय तांबे या ग्रेफाइट की बनी दो पत्तियां B1 और B2 को स्पर्श करते हैं जिन्हें ब्रश कहते हैं। यानी सर्पी वलय को जो तांबा का बना होता है या ग्रेफाइट का जो बना होता है ब्रश, वही एक ब्रश के बारे में ये चर्चा किया गया है। तो ये ब्रश स्थिर होते हैं, स्थिर रहते हैं। यह दोनों ब्रश उत्पन्न विद्युत धारा को ग्रहण करके बाहर परिपथ में भेजने का काम करते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। पहले तो आप फिर से जानिए कि धातु के बने होते हैं दो रिंग R1 और R2 या S1 S2, लेकिन तांबा और ग्रेफाइट का बना होता है ये ब्रश। कंडक्टिंग नेचर का सुचालक नेचर का होगा तभी तो करंट को ऑब्जर्व कर सकता है, ग्रहण कर सकता है और बाहर की ओर भेज सकता है। अब आगे इसका हम कार्यविधि जानेंगे। कार्यविधि में देखिए जब आर्मेचर ABCD को दक्षिणावर्त ऐसे होता है, दक्षिणावर्त दिशा में घुमाया जाता है तो कुंडली में विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के कारण विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। यानी कह सकते हैं कि विद्युत चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन ही विद्युत चुम्बकीय प्रेरण हुआ एक तरह से, तो धारा उत्पन्न हो जाती है। धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से पता लगाई जाती है। तो यानी ये भी आपको ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव, कुंडली के आधा चक्कर पूरा करने तक धारा की दिशा वही रहती है। कुंडली का जब आधा चक्कर पूरा होती है तो धारा की दिशा वही रहती है। अतः पहले आधे चक्कर में धारा B2 से B1 जाती है, देख सकते हैं B2 से B1 जाती है। अब यहाँ पे B2 से B आधा जब चक्र वो घूमता है आधा चक्कर, लेकिन बाकी जो आधा चक्कर होता है जैसे यहाँ B2 से B1 की ओर जा रही है, अब अगला आधा चक्कर में क्या होगा कि B1 से B2 की ओर धारा जाने लगेगी, यानी B1 से B2 की ओर धारा जाने लगेगी। इसीलिए यहाँ पे धारा की दिशाएं परिवर्तन हो जाती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो जनरेटर में होता है ये AC जनरेटर हुआ, यानी यहाँ प्रत्यावर्ती जनरेटर कहेंगे क्योंकि यहाँ पे धारा की दिशाएं पहले था B2 से B1 की ओर जा रही थी धारा, फिर क्या होता है अगले आधे चक्कर में B1 से B2 की ओर जाती है करंट। एक ऑब्जेक्टिव और पूछे जाते हैं कि आयताकार कुंडली के कितने चक्करों के बाद
धारा की दिशा बदल जाती है तो आधा चक्कर के बाद धारा की दिशा जो होती है वो बदल जाती है। इस प्रकार आपको ये डायग्राम ध्यान से देखिए, ये डायग्राम आपको ऐसे ही बना कर के देनी है। इसका जैसे यहाँ पे है वैसे ही आपको बनाकर देनी है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।